नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने श्रद्धाएं में व्यस्त होंगे। आज हम हमारी सीरीज़ के अंदर जो करंट अफेयर्स के 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी उनकी बातें। सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों में अब इंडिया की जगह भारत नाम होगा। अब जो पाठ्य पुस्तक NCERT के द्वारा जारी की जाती हैं उन सभी के अंदर आपको भारत की जगह क्या देखने को मिलेगा? अपने इंडिया की जगह क्या देखने को मिलेगा? भारत। बिहार के सरकारी स्कूलों में जो 20 लाख छात्र थे उनका नाम काट दिया गया है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? एशियन पैरा गेम्स 2023। गुजरात में नैनो DAP लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किसने किया और इसके उद्देश्य क्या हैं? श्रीलंका का वीज़ा मुक्त पायलट प्रोजेक्ट क्या है? इन सभी की हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम शुरुआत करते हैं पहले बिंदु के साथ कि आखिर NCERT के अंदर जो पाठ्य पुस्तक हैं अब इंडिया की जगह क्या नाम होगा? भारत। क्या नाम लिखा जाएगा? भारत नाम लिखा जाएगा। ठीक। क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को संशोधित करने वाली समिति ने सुझाव दिया है कि 12वीं कक्षा तक सभी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को अब भारत लिखा जाना है। NCERT की जो एक समिति थी उसने सुझाव दिया है कि आपकी 12th तक का जो कोर्स है उस 12th तक के कोर्स के अंदर क्या हो, अब इंडिया की जगह क्या लिखा जाए? भारत लिखा जाए। ठीक। क्योंकि ये सुझाव वर्ष 2022 में बनी सामाजिक विज्ञान समिति द्वारा दिया गया है और इसके अध्यक्ष पूछता है तो क्या है? प्रोफेसर CI इस्साक। ठीक। क्या है? CI इस्साक। और सरकार द्वारा इसे अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। बस 3 फैक्ट्स याद रखनी है। इंडिया की जगह भारत होगा और आपके 12वीं तक के पाठ्यक्रम के अंदर इंडिया की जगह भारत नाम परिवर्तन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? प्रोफेसर CI इस्साक। और ये शैक्षणिक वर्ष अगले वर्ष से क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ठीक। समिति के सुझाव क्या कहता है? ठीक है ना, पढ़ेंगे समिति के सुझाव। समिति के अनुसार NCERT की किताबों में आज़ादी के बाद इतिहास का कोई जिक्र नहीं है। आज़ादी के बाद का कोई भी इतिहास का जिक्र किस में नहीं देखने को मिलता? हमें NCERT के अंदर नहीं मिलता। इसलिए 97 से लेकर के अब तक हुई ऐतिहासिक घटनाओं को भी पेश किया जाना चाहिए और आज़ादी से पहले के लिए आवंटित खंडों की संख्या कम की जानी चाहिए। ठीक है। और समिति ने इनिसेंट हिस्ट्री को यानी भारतीय इतिहास के शास्त्रीय काल से बदलने का भी सुझाव दिया है। याद रखना, NCERT में 1947 के बाद को क्या किया जाएगा? पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। भाई दूसरा, इसके अंदर क्या होगा? आपके इनिसेंट हिस्ट्री को भारतीय इतिहास के शास्त्रीय काल से बदलने का भी सुझाव दिया गया है। थर्ड आपका ये है कि जो आज़ादी के बाद में जो महत्वपूर्ण इतिहास में घटित घटनाएं हुई हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इनिसेंट हिस्ट्री है उसके आप कह सकते हैं खंड होता है, उस खंड के अंदर उस खंड को भी क्या किया जाए? कम किया जाए, तभी जाके इसको सम्मिलित कर सकते हैं। क्योंकि देश की उपलब्धियां इतिहास और संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक सिखाने के लिए भारतीय पाठ्यक्रम ज्ञान प्रणाली के बारे में अधिक जोड़ने पर सहमति दिखाई है। ठीक है। और NCERT ने कक्षा 3 से 12 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF, ठीक है ना, NCF वर्तमान कौन चल रहा है? 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक। स्कूल पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें शिक्षण और सीखने की सामग्री को संरेखित करने के लिए जिम्मेदार 19 सदस्यीय समिति की स्थापना करके नई पाठ्य पुस्तकों के विकास के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार का। कौन का? बिहार का। बिहार के स्कूलों ने 20 लाख छात्रों के नाम काट दिए। क्या है मामला? इसकी हम बात करते हैं। हम बात करें बिहार शिक्षा के विभाग के निर्देशन के तहत पिछले 4 महीने से सरकारी स्कूलों में निरीक्षण चल रहा है और इस दौरान राज्य के 38 जिलों से अब तक कक्षा 1 से 12 तक नामांकित 20 लाख छात्रों के नाम स्कूल से काट दिए गए हैं। 4 महीने से वहाँ पर क्या चल रहा है? विद्यालयों का निरीक्षण चल रहा है और उसी निरीक्षण के दौरान आपके कितने 20 लाख नाम काट दिए जाते हैं और 1 से 12 तक वाले। जबकि 20 लाख में से 1.15 लाख से अधिक विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 के हैं। 1.5 लाख से प्लस तो किसके हैं? ओनली 10th और 12th के। ठीक है। जिन पर बोर्ड परीक्षाओं न दे पाने का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। आगे बात करें बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश। 15 दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का पंजीकरण रद्द किया जाए। ठीक है।
जो छात्र स्कूल अधिकारियों को सूचित किए बिना लगातार 3 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं या स्कूल नहीं आते हैं, उनके नाम काट दिए जाएं। कक्षा 10 और 12 के लिए जिन छात्रों के नाम हटा दिए गए हैं वे बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे। यानी जिनका नाम कट गया अब वो बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होंगे। जो 3 दिन तक नहीं आता उसका नाम खत्म। ठीक, तो आप ध्यान रखना 3 दिन नहीं होने चाहिए, है ना। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इस कदम को उठाना पड़ा? तो इसकी आवश्यकता पड़ी थी कि छात्रों की खेतों या अपने व्यवसायों के काम के कारण अनुपस्थिति। ऐसे कौन से कारण रहे थे जिसकी वजह से विद्यार्थी आ नहीं पाए या आने में समर्थ रहे? तो पहला कि वो अपने मम्मी पापा के साथ में खेतों की तरफ चले जाते हैं। दूसरा, उनके व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए रुक जाते हैं और इस वजह से क्या नहीं हो पाते, विद्यालय नहीं पहुंच पाते। कुछ सरकारी स्कूल में अपना नाम दर्ज कराते हुए निजी स्कूल में पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नाम तो सरकारी के अंदर लिखवा दिया ताकि सरकार की गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकें, और पढ़ने का जाते हैं प्राइवेट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, ये 2-3 रीजंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इस कदम का उद्देश्य क्या है। तो सरकारी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और योग्य छात्रों को लाभ दिया जाए। ठीक, स्कूलों में केवल गंभीर छात्रों की उपस्थिति जिससे उन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सके। सरकारी लाभ और छात्रवृत्तियाँ केवल वास्तविक छात्रों को ही मिले। मध्याह्न भोजन से योजना को सुव्यवस्थित करने में मदद करना। मिड डे मील चल रहा है जो आपका समेकित बाल विकास के तहत 1975 का, ठीक है ना, तो उसमें क्या है उसको भी सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा, जो सरकारी लाभ है वो योग्य विद्यार्थियों के लिए जाए या वास्तव में जिनको ज़रूरत है उन्हीं विद्यार्थियों को उसका लाभ प्राप्त हो। तीसरा, जो आपके संसाधनों का है वो क्या हो, कुशलतापूर्वक हो, और जो कम बच्चे रहेंगे तो उन पर क्या हो सकता है, अच्छे से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है या उनकी एजुकेशंस को और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। ठीक, आगे हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प। विकसित भारत संकल्प क्या है और विकसित भारत संकल्प की अवधारणा क्या कहती है? तो बात करें केंद्र सरकार के द्वारा 20 नवंबर से 25 जनवरी 2024 तक देश भर में ग्रामीण स्तर तक अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा नामक रोड शो का आयोजन किया जाना है। कब से? 20 नवंबर से 25 जनवरी तक 2024 में जो अपनी उपलब्धियां रही हैं ग्रामीण स्तर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा, संकल्प भारत यात्रा का रोड शो का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिवों को रोड शो के लिए रथ प्रभारी, ठीक है ना, नियुक्त किया गया है, और आपके जो संयुक्त सचिव हैं, निदेशक हैं और उप सचिव हैं उन सभी के सभी के लिए क्या बनाया गया है, रथ प्रभारी बनाया गया है। और प्रमुख ध्यान आकर्षित करने वाले स्थानों जैसे हम बात करें युद्ध स्मारक, रक्षा संग्रहालय, रेलवे और मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, मॉल और बाजार स्थान, स्कूल और कॉलेज, पर्यटन स्थल और त्योहार ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे स्थानों पर ये स्थापित किए जाएंगे। कौन से? युद्ध स्मारक हुआ, आपका रक्षा संग्रहालय हुआ, रेलवे मेट्रो स्टेशन हुए, बस स्टैंड हुआ, हवाई अड्डे हुआ, मॉल और बाजार स्थान हुए, स्कूल कॉलेज हुए। इनका तात्पर्य समझ रहे हो, जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होती है या पब्लिक ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जिससे नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ खुद को क्लिक कर सकते हैं। और रोड शो में सरकार पिछले 9 वर्षों के कार्यों को कैसे बढ़ावा दिया गया है इसकी विस्तृत जानकारी देगी। तो कह सकते हैं ये भाजपा सरकार के द्वारा एक रोड शो का आयोजन किया जाना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप अपनी फ़ोटो शोटो खींच सकते हो, ठीक है, और अपने जो 9 साल के कार्य रहे हैं सरकार के द्वारा उनको बताया जाएगा। ठीक, आगे एशियन पैरा गेम्स 2023 हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गेम्स आपका कोई सा भी हो पूछा हमेशा जाते हैं। 2023 एशियन पैरा गेम्स का आयोजन आपके चीन के हगांजू में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना कहाँ पर, चीन के हांगजू में। ठीक, एशियन पैरा गेम्स 2023 एशियाई पैरा खेलों के चौथे संस्करण में भारत के 330 एथलीटों 100 जिनमें से 199 पुरुष और 112 महिलाओं ने भाग लिया। यह महाद्वीपीय आयोजन में देश का सबसे बड़ा दल बन गया है और एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने अब तक 24 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 9 स्वर्ण, 12 रजत, 13 कांस्य। वापस से
34 पदक जीते हैं। 34 में से तो आपके कितने हो जाते हैं, 9 तो स्वर्ण हो जाते हैं, 12 रजत हो जाते हैं और 13 आपके कौन से हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं कांस्य। चीन कुल 165 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर कौन रहा था, चीन। इंडिया ने कितने जीते, तो 34, 13 कांस्य, 12 रजत और आपके 9 स्वर्ण। वहीं ईरान, जापान, उज्बेकिस्तान एवं भारत क्रमश, देखिए दूसरे स्थान पर कौन रहा था, ईरान। तीसरे पर कौन रहा था, जापान। चौथे पर उज्बेकिस्तान और 5वें नंबर पर कौन रहा था, भारत। पहले पर चाइना, सेकंड पर ईरान, थर्ड पर जापान, फोर्थ पर आपका उज्बेकिस्तान और 5वें पर भारत देखने को मिलता है। ठीक है, और 330 एथलीट थे, 199 पुरुष थे और आपके 112 महिलाओं ने भाग लिया था। ये पैरा एथलीट होते क्या हैं, ठीक है, जो दिव्यांगजन की श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे है गुजरात में नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये क्या है बात, तो हाल ही में श्री अमित शाह द्वारा गुजरात गांधीनगर में इफ्को के नैनो डीएपी यानी लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है। किसने किया है, तो अमित शाह जी के द्वारा नैनो जो लिक्विड डीएपी है उसका उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में एक और याद रखना, सीकर के अंदर, सीकर राजस्थान के अंदर भी क्या किया गया है, आपके गोल्ड यूरिया नामक एक नई यूरिया की एक नई किस्म निकाली गई है, या हम कह सकते हैं एक नए यूरिया का उत्पादन किया गया है, या एक नया यूरिया देखने को मिलेगा, कौन सा, गोल्ड यूरिया। और इसको किया किसने था, पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यूरिया गोल्ड। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करें, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। नैनो डीएपी हो या नैनो यूरिया हो, उन दोनों के उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है। देश में खाद्यान्न की आवश्यकता और उत्पादनता के बीच के अंतर को पाटना भारत की सहकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन और आपके आवश्यकता, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको विभेदना या उसको कम करना किसकी जिम्मेदारी है, सहकारी संस्थाओं की। एप्को, ठीक, एप्को द्वारा आधुनिक तरीकों से अखिल भारतीय प्लांट स्थापित किए गए हैं। एप्को हरित प्रौद्योगिकी आधारित नैनो डीएपी की लागत 42 लाख बोतलों का उत्पादन करेगी और इसका उत्पादन 323 मिलियन टन से बढ़कर के 665 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, तो याद रखना आपने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी में पहला स्थान रखता है। ठीक है, आगे थोड़े से इनके लाभ की बात कर लेते हैं कि आखिर ये लाभ क्या करते हैं। तो हम नैनो यूरिया और डीएपी की बात करें तो नैनो यूरिया का छिड़काव जमीन पर नहीं बल्कि पौधों पर किया जाता है। ठीक है, जो साधारणतः डीएपी होता है उसको तो हम हाथों से फेंकते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसका छिड़काव किया जाएगा यानी स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक तत्वों या केंचुओं के नष्ट होने की संभावना शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो केंचुए हैं और जो प्राकृतिक तत्व हमें पृथ्वी के अंदर पोषक तत्व देखने को मिलते हैं उनके नष्ट होने की संभावना है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात करें, ये सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पीएसीएस इफ्को के साथ साझेदारी में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करें तथा बहुत जल्द हमारी भूमि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ जाएगी और इनके उपयोग से क्या होगा, जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो अधिक बढ़ जाएगी और प्राकृतिक खेती के अंदर भी हमारा देश चला जाएगा। आगे हमारा श्रीलंका का वीज़ा मुक्त पायलट प्रोजेक्ट, क्या है श्रीलंका का वीज़ा मुक्त पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वीज़ा जानते हो गए, एक देश से दूसरे देश के लिए जाने वाला। ठीक है पासपोर्ट, श्रीलंकाई कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के आगंतुकों को मुफ्त वीज़ा जारी करने की एक महत्वपूर्ण पहल को मंजूरी दी है। आपसे पूछ भी सकता है कौन कौन से देशों को महत्वपूर्ण जो आपके आने की छूट प्रदान की गई है वो कौन कौन से हैं, तो आपके हैं चीन, श्रीलंका के कैबिनेट ने किए। ठीक है, भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के जो आगंतुक हैं उनके लिए मुफ्त वीज़ा की पहल की जो मंजूरी है उसे दे दिया। ये कदम तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक चलने वाले पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे मंजूरी दी गई है। श्रीलंका कैबिनेट ने कहा है कि आगंतुकों को आने के लिए आप इसको क्या कर दो, अपने देश को खोल दो। उन देशों में शामिल हैं आपके भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है, तो ये देशों को क्या कर दिया गया है, 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी दी है।
अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है देश के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना। इसका सबसे अधिक क्या होगा, लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा। और हमें पता है श्रीलंका में सर्वाधिक अगर किसी से आय प्राप्त होती है तो वो किससे होती है, पर्यटन से। जब भी अभी हाल ही में देख सकते हो अभी श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था का गड़बड़ाने का सिस्टम था या जो गड़बड़ाई थी उसके पीछे कारण क्या रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की वजह से पर्यटन थे वो आने कम हो गए थे, इस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित किया जाएगा और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय और देशों के साथ जो संबंध है वो भी मजबूत होने को मिलेंगे। सितंबर माह में भारतीय पर्यटकों की संख्या 30,000 से अधिक थी। ठीक है, जो कि श्रीलंका के कुल पर्यटन का 26% था। पर्यटकों को आकर्षित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भारत ने इस कदम का स्वागत किया है। और इंडिया ने जो आपके श्रीलंका की कैबिनेट ने जो सुझाव दिया है उसका क्या किया है, समर्थन किया है या स्वागत किया है। तभी देख सकते हो आप सितंबर माह के अंदर 30,000 आगंतुक जो श्रीलंका में पधारे थे वो किससे थे, हमारे सिर्फ इंडिया से। और हम बात करें टोटल श्रीलंका के अंदर पर्यटनों में तो 26% हिस्सा किसका था, सिर्फ भारतीयों का। अब क्वेश्चन 1 आपके लिए कमेंट के लिए क्या है, एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है किस देश के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आज ये हमारे 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको लेकर के हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।